नाजिया जी, आपका सिटी न्यूज़ 24 आवर में फिर से स्वागत है। शुक्रिया। और आज हम लोग चुनाव के ही मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहला जो सवाल होगा हमारा वो है कि पहले चरण का जो चुनाव हुआ 30 सीटों पर, तो अमित जी का ये दावा है कि 30 में से 26 सीटें बीजेपी ला रही है। इस बारे में आपका क्या कहना? देखिए, बिल्कुल अमित शाह जी ने जब कहा है तो उन्होंने डेफिनेटली एक रोड मैप देखा होगा, और जिस तरह से बंगाल पे उनका स्वागत हो रहा है, और बंगाल पे छोटे छोटे बच्चे भी उनसे हैंडशेक करते वक्त जय श्री राम बोल रहे हैं, और जिस तरह से पब्लिक की उत्साह देखी जा रही है, जोश देखा जा रहा है, तो पब्लिक ने, जनता ने ये ठान लिया है कि इस बार तो एक चेंज लाना है। देखना है कि भाई ये शारदा नारदा और रोज वैली जो चिटफंड कंपनी जो चल रही है ममता बनर्जी की, और जो सिर्फ स्कैम को लेकर के ही इन्होंने सरकार चलाई, तो इससे कहीं ना कहीं जनता के मान सम्मान को भी बहुत ठेस पहुंचा था। क्योंकि जब भी जनता बाहर जाती है तो उनसे यही कहा जाता है कि आपके ही स्टेट में शारदा और रोज वैली का स्कैम चिटफंड हुआ था ना, तो ये भी जनता को एक तकलीफ देती है। तो जनता ने ठान लिया है, और इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह जी ने जो रोड मैप बनाया है, जो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, उस हिसाब से जीत हमारी होगी। और जो 30 चरण पे जो हम लोगों के 30 सीटों पे जो वोटिंग हुई है, बहुत ही अच्छी वोटिंग हुई है, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा। पहले चरण में जो वोटिंग हुई है, झारग्राम में जो ईवीएम मशीन में जो गड़बड़ी पाई गई है, और रूलिंग पार्टी टीएमसी के लीडरों का जो आरोप है कि इलेक्शन कमीशन फिर से वही खेल खेल रही है बीजेपी के इशारे पर, जैसा कि लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव में खेला गया। तो इससे क्या कहना, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हर हारने वाला इंसान कुछ ना कुछ बहाने बहाने को ढूंढने की कोशिश में लग जाता है। जैसे मौत बिना बहाने की नहीं आती है, रोजी बिना मेहनत की नहीं होती है। जब हम कुछ कमाते हैं तो मेहनत करनी पड़ती है। तो जब कोई इंसान हारता है तो वो बहानों का जरिया और जराए ढूंढने लगता है। तो मुझे लगता है कि टीएमसी के जितने भी नेता और मंत्री हैं, उनको अब ये घमंड उतार देना चाहिए। और सबसे ज्यादा स्पेसिफिकली तो मैं कहूंगी कि फरहाद हकीम जी को अपने घमंड और तकब्बुर से नीचे आना चाहिए, क्योंकि अब वक्त आ चुका है उनको अपना चेयर छोड़ने का। बहुत ज्यादा घमंड पब्लिक ने उनका देख लिया, और मुसलमानों से जिस तरह से उनको घिन है, और मुसलमानों को जिस तरह से उन्होंने यूज करके, इस्तेमाल करके फेंका है, वो मुसलमान भी कभी भूल नहीं पाएगा। ईवीएम मशीन की जो डायलॉग बाजी है, ये कांग्रेस की सरकार ने निकाली, और कांग्रेस के जमाने में निकली, और आज तक ये, जब तक अब उनकी सरकार वो सोचते हैं कि हम ना बैठ जाएं, तब तक हम ये ईवीएम मशीन का जो फंडा है वो दोहराते रहेंगे। तो मैं श्रीमती ममता बनर्जी को ये कहना चाहूंगी कि आपने अपने मंत्री फरहाद हकीम को जरूर बिना सोचे समझे इतना बड़ा पद दिया था। ये वर्कॉलिक है, आप बहुत ज्यादा आइडियल है बहुत महिलाओं की। इवन आज भी मैं उनको बहुत मान्यता देती हूँ, बहुत सम्मान देती हूँ, बहुत इज्जत देती हूँ। तो आप इन सब दकियानूसी बातों में फरहाद हकीम का साथ ना दें तो मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि श्रीमती ममता बनर्जी अगर पीके और फरहाद हकीम को हटा दें तो शायद आज फिर से वो आगुन कन्या है। अगर वो फरहाद हकीम और पीके के इशारों पर ना नाचती और ना चलती तो शायद आज ये दुर्दशा टीएमसी की नहीं हुई होती। बोला जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि वो लोग 200 सीट से ज्यादा लाएंगे, जबकि यहाँ पे टीएमसी और अन्य राजनीतिक दलों का ये कहना है कि बीजेपी जो है वो ईवीएम के सहारे, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ता मैदान में अभी तक सही से उतरे नहीं है अपने प्रार्थी के साथ। तो कैसे ये लोग 200 से ज्यादा सीट ला सकते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बहुत नॉर्मल से तरीके से आपको ब्रीफ कर दूंगी कि जब ईद आने वाली होती है तो रमजान में ही हमारी ईद की पूरी तैयारी हो जाती है। ईद के एक दिन पहले हमको दौड़ना भागना नहीं पड़ता है। तो उसी तरीके से अब इलेक्शन आ चुका है। अभी दौड़ भाग करके या बहुत ज्यादा पब्लिक को परेशान करके या माइक से पब्लिक का कान फाड़ के, और कोरोना वायरस की वजह से हमारी पार्टी ने बहुत ज्यादा एहतियात रखा है कि उतनी ही मीटिंग की जाए, उतनी ही मिছিল की जाए, उतना ही रोड शो किया जाए, जिससे पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि जनता नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को देख करके वोट करेगी। सेंट्रल में और देश के अन्य अन्य जो बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उसमें जो उन्नति का काम हो रहा है,
जो तरक्की का काम हो रहा है, जो शिक्षा के ऊपर काम हो रहा है, उसको देखते हुए जनता ने ये ठान लिया है कि जो जो डेवलपमेंट गुजरात में देखा जा रहा है, जो डेवलपमेंट बाकी हर जगह देखा जा रहा है जहां बीजेपी की सरकार है, और बिल्कुल भी सांप्रदायिकता ना हो और किसी भी तरीके की कोई कोई ऊंच नीच ना हो, या फिर से हम शारदा नारदा जैसा चिटफंड ना देखें, या फिर से हम एक फरहाद हकीम के तलबे के नीचे ना आने पाए। तो इन सब चीजों को देखते हुए ही जनता ने ये मन बनाया है कि हम प्राइम मिनिस्टर की शक्ल को देख करके, प्राइम मिनिस्टर के काम को देख करके, प्राइम मिनिस्टर की मेहनत को देख करके, मोदी जी के लगन को देख करके हम वोट करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर अपना एक एमएलए जरूर चुनेंगे, लेकिन उस एमएलए का जो गार्जियन होगा, उस एमएलए का जो देखभाल करने वाला होगा, उससे काम कराने वाला होगा, वो डेफिनेटली हमारे भारत का प्रधानमंत्री होगा, जिन्होंने ये ठाना है कि मुझे अपने देश के हर एक घर में रोटी कपड़ा मकान पहुंचाना है। अगले चरणों के लिए जनता के लिए क्या संदेश होगा आपका? मैं जनता से यही कहना चाहूंगी कि सोच समझ करके अपने वोट का इस्तेमाल करें, हर एक तरीके से सोचें, बिल्कुल भी दिमाग में यह ना लाए कि आपको कौन कितना आकर्षित कर रहा है, आप कितने खूबसूरत चेहरे को देख रहे हैं, आप कितने टॉलीवुड के मेकअप को देख रहे हैं, आप कितने टॉलीवुड एक्टर के जीन्स को देख रहे हैं, कितने खूबसूरत और स्मार्ट एक्टर्स और एक्ट्रेस को देख रहे हैं। इन सब चीजों पर ना जा करके आप उन्हीं को वोट कीजिए जो सच में आपका हो करके आपके लिए काम कर सके, जो आप जैसा हो, ना कि कैमरा के सामने मेकअप करके खड़ा होने वाला हो। तो कहीं ना कहीं मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे इस चीज से बहुत ऑब्जेक्शन है कि हर एक स्ट्रीम जो होता है वो अलग अलग होता है। तो जैसे बहुत कम लिए जाते हैं, एकाक लिए जाते हैं, उसी तरीके से टॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस को भी एकाक ही चुनिंदा लेना चाहिए, जो बहुत फेमस हो, जो बहुत ही आइडियल टाइप के हो, उनको लेना चाहिए। इस तरह से दर्जन के हिसाब से नहीं उठाना चाहिए। तो मैं जनता से यही अपील करूंगी कि आप उनको वोट करें जो आप जैसा है, जो आप जैसा सोचता है, जो आपके पास किसी भी वक्त किसी भी हालात में आपके पास आकर खड़ा हो सके। शुक्रिया।